जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आपका साथी नदीम इकबाल। प्रोग्राम जम्मू व्यू लेकर जम्मू व्यू के जरिए से हमारी कोशिश है अवामी मसाइल को जाने, अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाए। लोगों का क्या हाल चाल है वो भी हम लोगों से जानते हैं और अरबाब इक़्तिदार में बैठे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज इस प्रोग्राम में हम आपको ज़िला रामबन के दूर दराज इलाका पोगल ले चलते हैं और पोगल के लोगों का क्या हाल है। सियासतदानों का भी यहाँ आना जाना रहता है, इंतजामी अमूर चलाने वाले लोगों का भी यहाँ आना जाना रहता है। वादे भी किए जाते हैं लेकिन उन वादों पर कितना अमल होता है वो आज यहाँ के लोगों की जुबानी हम सुनेंगे। लोगों की परेशानियां क्या है, लोगों को किस हद तक राहत मिली है, लोगों के साथ किए गए वादे कितने वफा हुए हैं, वो तमाम चीज़ें आज हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि जनाब आपकी परेशानियां क्या है, आपकी आसानियां क्या है। सबसे पहले आप सरपंच भी हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे जब से आपने चार्ज संभाला सरपंची का, क्या बदलाव देखा आपने अपनी पंचायत में? मैं सबसे पहले आपको अपने इलाका के अंदर आमद के लिए शुक्रिया करता हूं और साथ में आपने ये कोशिश करी कि हम अपना जो है फ़र्ज़ निभाएंगे। बहरहाल मैं अपने गयूर आवाम का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने 5 साल कबल इस भरोसे से मुझको एतमाद दिया था कि हमारे इलाके में बदलाव आएगा। लेकिन इनके शुक्रिया के साथ साथ मैंने भी अपनी कोशिश जारी रखी। जो ही हमारे इलेक्शन हुए तो बाला सरकार ने यहाँ विजिटिंग ऑफिसर्स भेजे जो अपनी नवियत के गवर्नर हुआ करते थे और सुना जाता था कि ये डायरी भर के वहाँ ले जाएंगे, आपने मसाइल का अजाला होगा। तो मुझे याद है कि जब हमारे पहले विजिटिंग ऑफिसर आए तो बहुत बड़ा लोगों का हजूम जो है यहाँ ग्राम सभा में शरीक हुआ और सब लोगों के एक ही मुश्तरका राय उभरी कि हमारे इस इलाके में अभी तक जो है बस स्टैंड से एक्सटेंशन जो हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल है या ये जो पूरा गांव जो है सड़क के बगैर है, तो उसको हमने प्रायोरिटी पे लिया। तो बहरहाल दूसरे साल जब दोबारा से विजिटिंग अफसर आए तो हमने उनको वो दोबारा से याद दहानी करवाई, लेकिन किसी भी चीज़ का बहुत कम अजाला हुआ। मैं जहाँ तक मुझे याद है कि डिप्टी कमिश्नर मसरतुल इस्लाम साहब जो हाल ही दिनों में यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं, मुझे याद है जब इस साल की ईद उल फितर होने वाली थी और बारिशें बहुत तेज़ थी तो हमारे नाले का भाव, शायद आप उस राह से गुजरे होंगे, तो वहाँ उन दिनों नाले का भाव बढ़ गया। तो हमारे बुज़ुर्ग जो कोई बीमारी के सिलसिले में या कहीं नौकरी के मामले में कहीं हो तो वो यहाँ क्रॉस नहीं कर पाए। तो उस मामले को लेकर मैं डिप्टी कमिश्नर साहब के पास अपने बीडीसी चेयरमैन साहब की रहबरी में गया और डिप्टी कमिश्नर साहब ने कैलेंडर देखने के बाद एक तारीख मुकर्रर करके हमको कहा कि मैं फ़लाँ तारीख को आऊँगा। लेकिन बदकिस्मती रही कि वो डिप्टी कमिश्नर साहब नहीं पहुंच पाए। तो आज के रोज़ चूँकि अब हमारे हुक्मरानी तो ख़त्म हो गई है, चूँकि हमारा टेन्योर ख़त्म हो गया, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले डिप्टी कमिश्नर साहब खुद आएँ, चूँकि वो यहाँ के भी डिप्टी कमिश्नर हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो कारहाजात हमने कुछ किए हैं और साथ में मैं आपकी इतला के लिए कहूँ कि पंचायत की कार्रवाई जो है ब्लॉक काउंसिल में जाती है। बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे पास सेक्रेटरी की कमी है, लेकिन शायद ये मैं पहला शख्स हूँ इस जिला रामबन की पंचायतों में से जिसने अपनी कार्रवाई को बराबर मेंटेन किया। मैं ये जानता था कि हमारे पास सेक्रेटरी पंचायत की कमी है, लेकिन वो कार्रवाई जो है यहीं तक सीमित रही, वो ब्लॉक काउंसिल में नहीं जा सकी, इसलिए कि हमारा ब्लॉक काउंसिल जो है लगता ही नहीं। तो मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि इस दफ़ा जो हमारे इलाके में टेंडर्स हुए हैं, चाहे वो वाटरशेड में रहे हों, पीआरआई ग्रांट में हैं, डीडीसी ग्रांट में हैं या बीडीसी ग्रांट में हैं, तो सब कारहाजात को जो है उनको स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बर्फ़ की आमद है और कल जब हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा उस वक्त हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क जो इन इलाकों में नहीं होता है। सर एक चीज़ ये तो आपने बात कही कि किसी इलाके तक पहुंचने के लिए सड़क एक अहम चीज़ है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के भी आपने कामकाज गिनवाए किस तरह से काम हुए, लेकिन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बाहर जाकर अगर हम देखें और इस इलाका पोगल को देखें, एक तो ये कि ये स्नो बाउंड एरिया है, मौसम सरमा में यहाँ पर बर्फबारी बड़े पैमाने पर होती है, रास्ते सड़कें बंद हो जाती हैं, उस वक्त इंसान का बीमार होना लाजमी है। इंसान बीमार होते पेशेंट को अस्पताल तक ले जाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन यहाँ अगर हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें, क्योंकि यहाँ बागात भी है, उसके साथ हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, यानी एग्रो अलाइड सेक्टर से जुड़े लोग हैं जो ज़राअत का काम करते हैं, और उसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री के साथ लोग भी जुड़े हुए हैं जो माल मवेशी पालकर दूध, घी और ऊन बेचकर
अपने अहल व अयाल का पेट पालते हैं, उनके लिए किस लेवल पे काम हुआ है ये पिछले 5 सालों में? बहरहाल मैं उन ऑफिसर्स का थैंक्स करता हूँ जो गाहे बगाहे हमारे उन इजलासों में पार्टिसिपेट शमूलियत करते रहे और अपनी रहबरी करते रहे। तो बहरहाल मैं यहाँ के लोगों का भी बड़ा मशकूर हूँ कि इन्होंने भी उन स्कीमों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। आपकी इतला के लिए कि शायद इस साल हमारे यहाँ टूरिज़्म डिपार्टमेंट की इश्तराक से ये जो है मेला हुआ, तो उसमें हमारे चेयरपर्सन मैम शमशाद खान जी और हमारे बीडीसी चेयरमैन साहब, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ तशरीफ़ आवर हुई और हम उसके लिए मैडम शमशाद जी का और उन लोगों का, उन लीडर्स का जिन्होंने इस विषय को लेकर कोशिशें करी हैं। हमारे यहाँ 2 करोड़ रुपए का एक जो है रोड का वो जो है डीपीआर बना, अभी तक उसमें शायद टेंडरिंग नहीं हुई है। सर पर सब ये चीज़ें तो ठीक है, चलिए आपने एक जिक्र किया कि जनाब यहाँ सरगली फेस्टिवल भी हुआ, और सरगली फेस्टिवल में अगर हम देखें लोगों ने चंदा किया, क्यों? क्योंकि उनके दिलों में हमदर्दी है कि सरगली को हम प्रमोट करें। लेकिन फिर टूरिज्म का आप कर यहाँ पर जो है बैनर्स लगाना, पिक्चर्स देना, प्रेस नोट्स देना, जबकि जो पोगल वॉलंटियर्स की बात करें उनका कहीं भी नाम व निशान नहीं था, तो ये किस तरह से आप कहेंगे कि टूरिज्म का सिर्फ क्रेडिट लेने का मामला था या कुछ और भी था? नहीं, दरअसल ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ का हर शहरी जो है इस के हकदार है, चूँकि वो ज़रूरतमंद है और हम चाहते हैं कि हमारा इलाके लेकिन आप इस चीज को मानते हैं कि सरकार इतनी कमजोर पड़ गई है कि लोगों के चंदे की जरूरत है? अगर आप किसी इलाके को प्रमोट कर रहे हैं और फिर आपको वहीं के लोगों से पैसा वसूलना है और नाम देना है जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, किस नजर से देखते हैं आप इसे? सरकार कितनी गरीब है? बहरहाल वो सरकार अपना रोल करती है, इसमें हमने किसी पे एहसान नहीं किया, ना कोई हम पे एहसान करता है। ये हमारा हक है कि हमारी ये ज़रूरतें वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत हो, इन चीज़ों को महसूस करना है। हमने थोड़े अपने इलाके के लिए अगर कोई बात करी होगी वो हमारा अपना क्रेडिट है। मेरा मानना ये है कि जब भी हमारा विजिटिंग अफसर फर्स्ट आया, तो जैसे आपने कहा ये स्नोबाउंड इलाका या 10 फीट की बर्फ़ गिरती है, शक नहीं है। तो मेरे पहले मेमोरेंडम में एयर एम्बुलेंस की डिमांड थी, यूनिवर्सिटी कैंपस फॉर डिस्ट्रिक्ट रामबन था, डिग्री कॉलेज में ये इंजीनियरिंग कॉलेज की डिमांड थी, वो मेरे पास एक प्रूफ है और ये जरूरत भी है। वो जो चीजें हैं वो आप कह रहे हैं ये तहसील लेवल, ब्लॉक लेवल की है, मैं पंचायत लेवल की बात करूं, क्योंकि पंचायत में छोटे छोटे वेटनरी सेंटर्स का होना जरूरी है, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के सेंटर्स हो तो लोग वहां तक जा सके, क्योंकि भेड़ पालने वाला, माल मवेशी पालने वाला अपने माल मवेशी को अगर यहाँ से उखड़हाल, रामसू या बानीहाल की जानिब ले जाएगा तो उसे 3-4 हज़ार रुपये उसका किराया ही देना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे इस तरह के सेंटर्स हैं? अगर सेंटर्स नहीं है तो क्या मुलाजमीन यहाँ पर फील्ड में दिखते हैं? हाँ, जहाँ तक बात है एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री की, वो महकमा जात यहाँ पे हैं, उनके दफातर भी हैं, लेकिन पंचायत हल्का पोगल अपर में सब सेंटर नाम की चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे इंजेक्शन देते हैं तो हमारे प्राइवेट लोग हैं जो हमें वो इलाज मुआवजा करते हैं, बाकी गवर्नमेंट की जानिब से सरकारी तौर पर कोई भी इंतजाम नहीं है। चलिए जी, हम आपके पास आएंगे जी। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप बात कर दीजिएगा, क्या नाम है आपका? जी जी, अपना नाम। मैं मोहम्मद रफ़ीक शेख बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, क्योंकि वैसी पोगल की हालात है, कंडीशन है। जब तक अभी मेरा जो मुहासबा है इस हवाले से कि अभी तक पोगल में सरकार आई या जो भी सियासतदान आए, जितने भी वादे किए वो सब खोखले साबित हुए हैं। किसी ने भी इस पोगल इलाके के साथ कोई वफाई नहीं की। रफीक साहब, बाकी बातें तो हुई, लेकिन हम सरकार के एक प्रोग्राम की बात करें, जल जीवन मिशन, हर घर जल हर घर नल। एक चीज स्वच्छता ही सेवा है, यानी हर घर जनाब हमने IHHL यूनिट्स बना दिए। क्या लगता है आपको कि घर घर पानी मिल रहा है, घर घर टॉयलेट ब्लॉक्स बने हैं, और अगर बने हैं तो क्या वक्त पे पेमेंट्स हो रही है? अभी तो यहाँ पे जो जल जीवन मिशन का प्रोग्राम है चल रहा है, ठेकेदार लगे हैं, शुरू है, क्योंकि यहाँ पे हिल एरिया है तो काम हो रहा है, लेकिन अभी पानी घरों तक नहीं पहुँचा है, इसलिए कि अभी जो नई लेन बिछ रही है वो इनकम्प्लीट है। बिजली भी मिलेगी, हर घर को बिजली मिलेगी? क्या आपके इलाके में हर जगह बिजली पहुंची है? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारी डिमांड दी, बहुत सारे नए ट्रांसफार्मर की हमने डिमांड दी है सरकार को, कुछ जो है हमें मंजूर हो चुके हैं और कुछ अभी बकाया है। अभी तक जो माहौल नज़र आ रहा है, अभी तक तकरीबन बिजली हर जगह है, लेकिन जब हमारे यहाँ के बासी रहने वाले जो तकरीबन 8 महीने या 6 महीने यहाँ से निकलकर सरगली जाते हैं, जहाँ पे अभी सरपंच साहब ने आपको कहा कि एक टूरिज़्म इलाका है,
वहाँ पे बिजली का होना बहुत ही अहम है, क्योंकि हम अक्सर ऊपर रहते हैं। लेकिन अभी वहां पर बिजली अभी नहीं। बिजली नहीं है, क्योंकि बार बार हम ये कहते रहे कि हमें ट्रांसफार्मर दिया जाए, पोल दिया जाए, वहाँ के लिए तार दी जाए, ताकि हम अक्सर जब हम ऊपर अधवारियों में रहते हैं तो वहाँ पे हमें बिजली का कोई भी सोर्स नहीं, कोई दिया जलाता है, कोई टेबल लैंप जलाता है, कोई सोलर जलाता है, तो वहाँ के लिए अभी तक सरकार ने कोई इकदाम नहीं उठाया। चलिए जी, ये तो आपका कहना है। सर, आप बुजुर्ग हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक कटोच। सर, एक चीज हम आपसे जानेंगे, क्योंकि बिजली का न होना और जब बर्फबारी हो तो फिर बिजली ना हो, जंगली जानवरों का खौफ वैरास, क्या इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर होती है? हाँ, यहाँ पर बहुत सारे होते हैं ऐसे जानवर, आते हैं रात को और चले जाते हैं। फिर अब जब बिजली ना हो तो फिर किस तरह का खौफ है? बहुत मुश्किल होता है। सरकार से आप क्या डिमांड करने वाले? सरकार से ये हम बोलते हैं कि हमें लाइट होनी चाहिए वक्त पर वक्त। अगर यहाँ के स्कूलों की बात करें, तालीमी निज़ाम की बात करें, क्या स्कूल में बिल्डिंग्स इस तरह की अच्छी हैं? क्या स्टाफ इतना जो है सफिशिएंट है आपके पास कि आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके? नहीं, यहाँ पर स्टाफ अच्छा है, मगर यहाँ पर बिल्डिंगें नहीं है। हाई सेकेंडरी का हाल देखो क्या है। सरकार से हम कहना चाहते हैं कि इस बिल्डिंग का देखे वो। चलिए जनाब, एक सरकार का प्रोग्राम ईच वन टीच वन, और उसके साथ में दूसरे प्रोग्राम की बात करें जनाब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आओ चलें स्कूल की ओर। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर किस तरह से काम कर रही है वो तो यहाँ के लोगों से हमने बात की। सर, आप अपना नाम बताएं और कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है जी 78 साल। क्या नाम है जी आपका? रहमतुल्लाह कटोच। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, आपने अपने 78 साल की उम्र में जब से आपने होश संभाला है, इस पोगल के अंदर कौन सी चीज़ें आपने बदलती हुई देखी? ये बदलती हुई बहुत कम, जैसे बदलनी थी वैसे नहीं हुआ। यहाँ पोगल में हेर फेर रहा। कैसे हेर फेर? मैंने कहा मैं, दूसरे ने कहा मैं, जिसकी वजह से यहाँ बहुत पीछे रह गए हम। अब क्या चीज़ों की कमी है आपके पास? हमारा है स्कूल 1957 की कब था, तो पर साल बना ये। अब हायर सेकेंडरी में बिल्डिंग किस तरह की है? बिल्कुल कुछ नहीं यहाँ। अब यहाँ के बच्चों को अगर पढ़ना हो तो वो हायर सेकेंडरी के बाद कॉलेज के लिए कहाँ जाते हैं, बाकी तालीम के लिए कहाँ जाते हैं? उधर बानाल, शायद उखराल आप जाएंगे। उखराल आप जाएंगे। उखड़ाल अब जाएंगे, बानिहाल भी जाएंगे। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, क्योंकि चलिए यहाँ से उखड़ाल जाना है तो आपका आने जाने का किराया कितना लगता है एक शख्स का? बहुत ज़्यादा। हम गरीब लोग हैं। हमारे यहाँ अभी पोगल में रोड नहीं है। रोड अभी नहीं पोगल में पूछा, अभी है त्रिगाम रोड ना। ये पोगल में रोड है ही नहीं, पांचल तक रोड है ही नहीं ऊपर। तो आज लोग सामान ले जाना, मकान बनाना, रेत है, बजरी है, राशन है, वो कैसे ले जाते हैं? बहुत महंगा पड़ता है अगर किसी को काम करना पड़े। नहीं, वो कोई घोड़ों खच्चर पर, हाँ घोड़ों पर लेना पड़ता है। कोई कंधे पर भी लेता है, मेरा जैसा गरीब। ये धूलपुरा ऊपर है, यहाँ से ऊपर है धूलपुरा, जहाँ के अभी सोलर है ही नहीं। 20-25 घर हैं तो 5-10 होंगे। नहीं चाचा, एक चीज हम देख रहे हैं, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में आपके पास तरह तरह के लीडर पहुंचते हैं, हमें वोट दो, हम आपका काम करेंगे, चाहे वो डीडीसी इलेक्शन हो, बीडीसी इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो। फिर वो जो वादे करते हैं, आपका वोट भी ले जाते हैं, तो फिर काम क्यों नहीं करते? काम ऐसा नहीं करते हैं, उनको लड़ाई हो जाती है बाद में। क्या सारा बात है। खूह में डाल देते सब कुछ हमारा। चलिए जी, ये आप सुन रहे थे कि हमारे साथ एक बुजुर्ग शख्स थे जिनसे हम बात कर रहे थे। हमारे साथ में एक और नौजवान साथी है, मुजीब साहब। आप क्या कहेंगे सर, किस तरह से देख रहे हैं आप ये तमाम चीज़ें? सबसे पहले नदीम जी, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। देखो, हमारे बुजुर्गों ने और यहाँ के हमारे अपर पंचायत जो है सरपंच मोहम्मद इकबाल कटोच साहब ने भी अपनी बातें रखी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं सबसे पहले कहूँगा कि इस वक्त जो हमारे पास ज़रूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कूल के अंदर। अगरचे हमको 60 साल के बाद यहाँ पर हाई सेकेंडरी मिली, लेकिन उसके बावजूद अगर बिल्डिंग का पिछले दिनों यहाँ पर कहा गया था कि एक रेजुलेशन बनाई गई थी, शायद सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपया बिल्डिंग का कुछ रखा गया था, और शायद मैंने सुना भी कि उसकी टेंडरिंग भी हुई थी। शायद हो सकता है उसने बिलो टेंडरिंग किसी ठेकेदार ने किया। 62 लाख के आसपास में ये साझा नहीं है। खैर, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन खुद इसका जवाब दे, क्योंकि इतना ये जो है टेंडर जो है क्यों नहीं इसका हुआ। बहरहाल हमारे पास उसके अलावा जो ये स्टाफ की बात है, तो स्टाफ हमारे पास पिछले दिनों जो सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया था कि इन्होंने कहा कि अब जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर जो है यहाँ पर कुछ जो प्रोफेशनल हमारे डिग्री होल्डर्स नौजवान थे जो पढ़े लिखे, तो उनको अपॉइंट किया था। लेकिन बदकिस्मती की बात है यहाँ पर कि हमारे हाई सेकेंडरी पोगल के अंदर जो है कि 2 सिर्फ ऐसे जो है कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स की अपॉइंटमेंट हुई है। और मैं समझता हूँ कि
हमारे लिए सबसे बेहतर चीज़ थी कि अगर यहाँ पर देखा जाता कि अंग्रेजी का हमारे पास जो है इस हाई सेकेंडरी के अंदर अभी भी लेक्चरर नहीं है, और जो दो उसके अलावा जो है हमारे जो लेक्चरर जिनकी ट्रांसफ़र हुई थी यहाँ पे, एक जो है एजुकेशन लेक्चरर जिसने यहाँ पर ज्वाइन किया, और दूसरा जो है उसने जो है कहीं कोर्ट स्टे लाया हुआ है, वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था हाई सेकेंडरी पोगल के लिए, लेकिन कोर्ट स्टे के बाद जो है यहाँ पर उसने जो है वो ड्यूटी जो है सर अंजाम वहीं पे दे रहा है अभी, लेकिन वहाँ जो इसकी ट्रांसफ़र जो हाई सेकेंडरी पोगल के अंदर हुई थी। तो हम समझते हैं कि हमारे आज की डेट में जो हमारे बच्चे कैसे कम्पीट कर सकते हैं, जब कि उनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बिल्डिंग्स है, और उसके बाद जो है कि हमारे पास स्टाफ भी नहीं है। स्टाफ की कमी की वजह से जो मेडिकल फैकल्टी है जो उसके अंदर भी कम से कम 1-2 हमारे पास टोटल लेक्चरर, जबकि सब्जेक्ट 3-4 हैं, तो कैसे हमारा बच्चा जो कम्पीट कर सकता है, जो प्रोफेशनल के लिए चाहिए, वो डॉक्टर है, इंजीनियर कैसे बना सकते हैं। तो हम आपकी इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, हायर अथॉरिटीज़ से कम ये जो है स्टाफ के बारे में यहाँ पर जो है इसका इनिशिएटिव लेना होगा, और यहाँ पर डिब्यूट करना होगा किसी ऐसे लेक्चरर को, जैसे इंग्लिश है, मेडिकल है, मैथ वगैरह का। सिर्फ हमारे पास 2 हैं, और मैं समझता हूँ 45 स्टाफ जो हमारे हाई सेकेंडरी के अंदर जो है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 17 यहाँ स्टाफ मेंबर जो है हाई सेकेंडरी के अंदर काम करते हैं। तो ये हमारे लिए और हमारा ये कहना है कि 45 यहाँ पे सैंक्शन पोस्ट है, लेकिन इन पोजीशन सिर्फ 17 लोग इन पोजीशन है बराबर। तो मैं समझता हूँ कि अगर 50% भी यहाँ पर हमारे बच्चों को अगर स्टाफ नहीं मिलेगा, तो हमारा बच्चा जो है कैसे कम्पीट कर सकता है, तो कैसे आगे बढ़ सकता है, ये सबसे बड़ी परेशानी है। चलिए, ये तो स्कूल का मामला है जनाब। कितनी आबादी है यहाँ पर और कितने बच्चे लगभग इस स्कूल में ज़ेर तालीम? मैं समझता हूँ कि हमारे इस पंचायत के अंदर 3 से 4 हज़ार जो आबादी है यहाँ पर, और यहाँ हमारे हाई सेकेंडरी के अंदर 600 के आसपास में जो बच्चे हैं ज़ेर तालीम हैं, तो उनके लिए ये स्टाफ काफ़ी नहीं है। ये तो सबसे बड़ी मुश्किलात है हमारे बच्चों के लिए। मुजीब साहब, क्योंकि अगर एजुकेशन की हम बात करें तो काफ़ी अहम है, और एजुकेशन हो तो इलाका डेवलप होता है। रोड अगर हो तो इलाका डेवलप होता है, लेकिन यहाँ ना रोड है, ना स्कूल की हालत बेहतर है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ चीज़ें रहती है, और वो है कि इंसानी ज़िंदगी के लिए तिबी इमदाद का होना लाजमी होता है। जब मौसम सरमा में बर्फ़ से ढके पहाड़ हो, सड़क पर जब हम देखें, क्योंकि शालगढ़ी के एरिया में जब कोहरा हो, तो फिर एक पेशेंट को अस्पताल तक ले जाना कितना मुश्किल होता है, और अस्पताल यहाँ से कितने दूर है। सबसे बड़ी बात है नदीम जी कि यहाँ पर जैसे बर्फबारी का जो सीज़न शुरू हो जाता है, वहाँ पर जो है कोहरा लग जाता है। उसके बाद हमारा जो ये रोड है, जो कि वाहिद हमारे पास जो है साधन है इस रोड का, शालगढ़ टू पोगल रोड, और इसके अंदर जब 4 महीने हमारा रोड बंद हो जाता है, उसके बाद हमारे बुजुर्ग लोग या कोई बीमार हो जाता है, तो किस किस्म की परेशानी यहाँ के लोगों की होती है। क्योंकि उसके बाद भी हो सकता है यहाँ पर अगर छोटा सा कुछ, आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पर फर्स्ट एड सेंटर हमारे पंचायत के अंदर नहीं है, तो उसके बाद जो अगर इधर से निकल के कोई ऐसा पेशेंट, सीरियस पेशेंट हो जाता है, या कोई डिलीवरी वाला मामला हो जाता है, तो इधर से उसको चारपाई पर उठाकर फिर उसकी तबीयत कैसे हो सकती है, वो बच भी पाएगी न। कहीं ऐसे केसेस हमारे आज से पहले भी हुई हैं कि बर्फबारी के अंदर हमारे जो है जिनका इलाज मुआवजा न होने के बावजूद उनकी अमवात हो जाती है, और ये भी एक परेशानी है। रोड कनेक्टिविटी जो है ये मुनासिब नहीं, और यहाँ पूरे जो है इलाके को अंदर जो है कनेक्ट नहीं किया गया है सर। मुजीब साहब, एक चीज़ हम और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात के दौरान यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कैंडिडेट्स मिलते हैं, क्योंकि पंचायत लेवल का इतना मामला है नहीं, लेकिन DDC, BDC, असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, मुख्तलिफ सियासी रहनुमा आपके पास पहुँचते हैं। उनकी तरफ से जो वादे किए जाते हैं, वो वादे कितने वफा होते हैं? यहाँ इलाके में आपकी उम्र के मुताबिक क्या कहेंगे, आपकी क्या चीज़ें आपने देखी यहाँ पे जो बदली, जो इलेक्शन के दौरान वादे हुए और उसके बाद जनाब उस पर काम भी हुआ? नदीम जी, हम आपको ये जो परेशानी ये जो सुना रहे हैं, ये जो अपना दुखड़ा, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, माने कि यहाँ पर अगर हो सकता है 3 टायर सिस्टम का मामला यहाँ कर कहा गया था कि ग्रास रूट लेवल पर यहाँ पर डेमोक्रेसी को जो हमने सरकार के लिए के बहाल किया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर यहाँ पर इतनी चीज़ों का जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, अगर इससे वंचित है यहाँ पर लोग, तो ये परेशानी तो इन लोगों के साथ है ही है। और आज भी हम कहते हैं कि आज भी हम जो है जो डिजिटल दौर कहते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं कि डेवलपमेंट के हिसाब से हम 50 साल आज भी पीछे हैं, ये तो हमको मानना पड़ेगा। देखिए, डिजिटल इंडिया है, और डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि बिजली, मैंने यहाँ के लोगों से पूछने का जनाब, बिजली है, भले ही कम ज़्यादा है लेकिन है। बैंकिंग जो तमाम चीज़ें हैं वो भी आजकल ऑनलाइन होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको बैंक पहुँचना पड़ता है। अगर इस इलाके की हम बात करें, पोगलपर, पोगल्लावर, मलीगाम A, मलीगाम B और पनला, 5 पंचायत हैं, क्या यहाँ पे बैंक की इस तरह की ब्रांच है? क्योंकि आपके पास 2-3 महीने रोड भी बंद हो जाती है और फिर उखड़ाल पहुँचना आपका मुश्किल है। क्या कहेंगे आप, क्या बैंक ब्रांच है? क्या आपने डिमांड दी, और अगर दी तो उस पर कितना काम है? बैंक के मामले में नदीम जी, हम आपसे कहना चाहेंगे कि पिछले 1 साल से
कम से कम यहाँ पर जो पोगल वेलफेयर वॉलंटियर्स की तरफ से भी जो है यहाँ पर डिमांड रखी गई थी। और उसके बावजूद भी आप अगर सोशल मीडिया के अंदर भी देखेंगे, पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से हमारे जेके बैंक के ऊपर जो बर्डन बढ़ा हुआ है, यहाँ पर जो है हमारे बुजुर्ग लोग या पेंशनर लोग यहाँ से उखड़ाल चला जाते हैं 200-400 रुपये और अपनी दिहाड़ी यहाँ पर जाने के बाद भी जब वहाँ पर अगर 200 या 2000 जो है पैसा लेने के लिए इधर जाते हैं, लेकिन शाम को फिर वो खाली वापस आते हैं। और जो जितना हमारा इस J&K बैंक पर बर्डन था, और उसके बावजूद हमने एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई थी कि कम से कम इन 5 पंचायतों के अंदर एक J&K बैंक की ब्रांच होनी चाहिए थी। और हमने कोशिश की थी यहाँ के DDC, सरपंच, BDC और स्पेशली जो हमारे चेयरपर्सन शमशादा शान साहिबा हैं, उसको भी हमने ये पेशकश की थी कि मोहतरमा जी, आप देखते हैं यहाँ के लोगों को कितनी मुश्किलात दरपेश आ रही है, आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर त्रगाम के आसपास में या कुंडा के आसपास में एक बैंक ब्रांच होनी चाहिए थी। तो बहरहाल उस पर उन लोगों ने शायद हो सकता है उसका कुछ फाइल बनी हुई है, लेकिन अब तो उम्मीद है कि हो सकता है मार्च के आसपास में कि हमारा ये बैंक ब्रांच पोगल में खुल जाए। तो ऐसा होना चाहिए क्योंकि मुश्किलात तो लोगों को दरपेश है। चलिए जनाब, ये तो उम्मीद है कि मार्च तक हमारा काम हो जाए। एक चीज़ मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि जब पोगल के इलाके की आप बात करें, यहाँ कोई इंतज़ामी अमूर चलाने वाला ऑफिसर पहुंचे या फिर कोई चुना हुआ जो लीडर है वो पहुंचे, ढोल धमाके के साथ उनका स्वागत होता है। जब यहाँ काम होते नहीं है तो फिर ढोल धमाके के साथ स्वागत का मकसद क्या रहता है? नहीं, वो बात भी सही है कि जिस तरीके से जब सरकार कहती है कोई इलेक्शन का बिगल बजता है, तो यहाँ पर जितने भी लीडर किसी भी पार्टी चाहे मेन स्ट्रीम पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, यहाँ पर लोकल कैंडिडेट हो, तो जैसे वो इलेक्शन के मामले में कूद जाते हैं, उसके बाद लोगों को जो है वोट मांगना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो है उनके मैनिफेस्टो या उनके साथ वादा वफाई होती है नहीं होती है, ये सारी चीज़ें तो ग्राउंड लेवल पर आप अगर लोगों से अगर पूछेंगे तो मैं कहता हूँ कि जिस तरीके का है तो 20% भी काम नहीं होता लोगों का। भले अगर लोग वोट देते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी आसाइश हो और हमारा डेवलपमेंट हो, यहाँ काम अच्छे हो, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। और हालात यहाँ इस कदर पहुँच जाती है कि आज भी इस दौर के अंदर भी अगर बिजली के लिए, पानी के लिए, स्कूल के लिए, टीचर के लिए या रोड्स के लिए अगर लोग तरसेंगे तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कमजोरी फिर है ही। तो सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे कि आज हम इलाका पोगल में पहुंचे थे और यहाँ लोगों से हमने बात की, लोगों का क्या कहना है, लोगों की क्या मुश्किलात है, आपके सामने रखने की कोशिश की। लोगों की ज़ुबानी हमने सुना कि यहाँ के लोगों की परेशानियाँ क्या है। क्योंकि एक तरफ हम कहें जनाब कि यहाँ पर ये कहा गया कि जनाब जम्मू कश्मीर बहुत आगे बढ़ गया है, रामबन भी बहुत आगे बढ़ गया है। कोई शक नहीं कि रामबन को कुछ अवार्ड्स भी मिले कि जनाब बेहतर काम किया है आपने और अवार्ड आपको मिलने हैं। लेकिन अवार्ड मिलने के बाद जब ज़मीनी हक़ाइक़ देखने की आप कोशिश करते हैं तो वो ये इलाका बयां करता है कि जनाब यहाँ के लोगों की परेशानियाँ क्या है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जनाब आप एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के पास जाइएगा, आप शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के पास जाइएगा, आपको तरह तरह की स्कीम्स मिलेंगी, उनका फ़ायदा भी होगा। लेकिन अब बदकिस्मती की बात यह है कि जब आप एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की स्कीम का फ़ायदा तो लेते हैं, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की स्कीम का भी फ़ायदा लेते हैं, बाकी जो डिपार्टमेंट्स है हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर, फिशरीज़, फ़ायदा लेने के लिए जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आप वो चीज़ें एस्टेब्लिश करते हैं उसके बाद आपके सामने परेशानी होती है कि जनाब अगर मेरा जानवर बीमार हो गया तो उसका इलाज व मुआवजा मैं कहाँ करूँ? क्योंकि लोग पहले से यहाँ पे एग्रो अलाइड सेक्टर से जुड़े हुए हैं, माल मवेशी भी पालते हैं, यहाँ पर फसलें भी उगाई जाती हैं, तरह तरह की फसलें अगर देखें, चाहे वो राजमा हो, चाहे वो आलू हो, मक्की हो, गेहूँ हो, सरसों हो, ये तमाम फसलें यहाँ पर होती है। और यहाँ पर लोग जब एग्रो अलाइड सेक्टर से जुड़े हैं तो अब परेशानी इस बात की है कि जनाब 5 पंचायत और 5 पंचायत में कोई इस तरह का यूनिट है नहीं कि जिससे लोगों को राहत मिले। और यहाँ के लोगों की माने तो इनका ये कहना है कि जनाब 2-3 महीने तो हमारी रोड बंद रहती है, यानी यहाँ से जो कनेक्टिविटी है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि बर्फ़बारी की वजह से एक मकाम ऐसा है जिसे शालगढ़ी कहा जाता है, और वहाँ पर जब कोहरा लग जाता है तो उस वजह से स्लिपरी कंडीशंस रहती है, गाड़ियाँ चल नहीं पाती। अब यहाँ से लोग ज़िला सदर मकाम बल्कि तहसील सदर मकाम तक कैसे पहुँचे? एक जो यूनिट, हेल्थ यूनिट किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो हैवानात की बात करें, भेड़ पालन की बात करें या फिर इंसानों की बात करें, वो कैसे पहुंच पाएंगे? परेशानियों के अंबार इन लोगों के सामने है। जनाब स्कूल हम देखें, एक तरफ एनरोलमेंट ड्राइव चलाया गया, आओ चले स्कूल की ओर चलाया गया, जनाब ईच वन टीच वन इस तरह के प्रोग्राम्स चलाए गए, लेकिन उनका कितना असर, कितना फ़ायदा लोगों को हो रहा है वो लोगों की ज़ुबानी हम सुन रहे हैं, लोगों की ज़ुबानी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद है कि अरबाब इक़्तिदार में बैठे लोग और जो लोग यहाँ से वोट हासिल करने के बाद, जिन्होंने जीत हासिल की है, वो इस प्रोग्राम को देखने के बाद ज़रूर इस जानिब नज़रसानी करेंगे, लोगों की मुश्किलात का अजाला करने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ के लोगों की मुश्किलें
आसानी में बदल सके, यहाँ के लोगों को राहत मिल सके, यहाँ के लोगों को दरपेश मुश्किलात से नजात मिल सके। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इंतजामी अमूर चलाने वाले लोग और मुंतखब लोग यहाँ के लोगों की परेशानियों का अजाला करने में कितना वक्त लगाते हैं, क्योंकि वोट के टाइम पे जनाब 15-20 दिन की गेम है। आप आइए, वोट दीजिए और उसके बाद जनाब हम आपके काम करेंगे। लेकिन अब काम हो रहे हैं या नहीं, ये लोगों की जुबानी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।